हे आज हम पढ़ रहे हैं स्टाफिंग, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू कि अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया तो आप ऐसा नहीं कर सकते दैट आई अंडरस्टूड द एवरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड नाउ आई कैन score good marks etc because you simply can't. You have to actually memorize this chapter. ये चैप्टर ऐसा है ही, मतलब इसमें आपको हर एक चीज मेमोराइज करनी पड़ेगी. You just can't say कि now I know everything but chapter by just listening, by just watching a video one time, because you actually have to memorize, and to memorize you just can't watch video again and again. Actually you can watch the video again and again, but to actually memorize you have to make notes. So please make notes. मैंने मेरे टाइम पे इसके नोट्स बनाए थे एंड लिटरली बता रहा हूँ मैंने इस चैप्टर को 5 से 6 बार रिवाइज किया था, नॉट फ्रॉम वॉचिंग वीडियो और अटेंडिंग लेक्चर्स. एक्चुअली मैंने इस चैप्टर के नोट्स बना के एक्चुअली उसको 5-6 बार रटा था. नोट्स को मैंने रटा था. तो नोट्स रटने के बाद मुझे इस चैप्टर का ऐसा माइंड में वो हो गया था ना कि मतलब स्टाफिंग क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, इसकी रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है, एंड एवरीथिंग आई लिटरली मेमोराइज्ड एवरीथिंग. दिस चैप्टर इज नॉट लाइक कि तुम चीज़ों को समझ जाओगे. अगेन चीज़ों को समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए, बट चीज़ें समझ तब आती हैं जब कई बार चीज़ें रट जाती हैं. इट्स लाइक कि तुम्हें समझने के लिए भी रटना पड़ेगा. सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ऑल्सो एक और चीज़ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इस वीडियो में पीछे बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा आ गई है एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी. जब मैं वीडियो बना रहा था पीछे बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही थी, मतलब लाइक किसी घर बन रहा था, लाइक कुछ हो रहा था एंड पीछे बर्तन गिर रहे थे, एवरीथिंग. तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट एंड या लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. कॉपी उठा लो और नोट्स बनाना शुरू करो. सबसे पहले हेडिंग डालो स्टाफिंग, ठीक है. एंड लेट मी टर्न ऑन द लेजर पॉइंटर के. तो सबसे पहले कॉपी खोलो एंड वहाँ पे हेडिंग डालो स्टाफिंग. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टाफिंग. स्टाफिंग एक्चुअली होता क्या है, एंड इस चैप्टर को शुरू करने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ें अज्यूम करनी होंगी. कुछ चीज़ें नहीं बट एक छोटी चीज़ अज्यूम करनी होगी, एंड सो दैट दिस चैप्टर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, ये चैप्टर जो जाएगा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा पढ़ते पढ़ते. ठीक है, इफ़ यू अज्यूम दिस, सो व्हाट यू हैव टू अज्यूम इज यू हैव टू अज्यूम कि तुम्हारी एक कंपनी है, ठीक है, एंड यू आर हायरिंग. ठीक है, सो तुम्हारी कोई कंपनी तुम शुरू नहीं कर रहे हो. you actually have a company, you are actually running the company, and now you need more people, so you are actually hiring. So hiring, so you are hiring the people. Let's say you have a tech company and you are building some product and now you need more people, so you are actually going to hire. Now how you are going to hire, we'll study that particular thing in this chapter, how hiring works. ठीक है, बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग का एक्जैक्टली मतलब क्या होता है, ठीक है. अरे मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊंगा. स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को हायर करना. स्टाफ का मतलब क्या होता है? स्टाफ का मतलब वो जो एक साथ काम करते हैं. नहीं, लिटरल मीनिंग तो स्टाफ का मतलब होता है कि जहाँ पे ग्रुप ऑफ टीचर्स होता है उनको हम स्टाफ बोलते हैं, तभी तो स्कूल में स्टाफ रूम होता है. बट इन जनरल हम जब लोगों की बात करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, वी बेसिकली कॉल देम स्टाफ, कि हमारे स्टाफ के लोग हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली स्टाफिंग इज and why we are studying this chapter. Because we as a commerce student maybe going to work in later in future, maybe we are going to work in company in HR department. ठीक है, every company have a HR department, hiring department. So as a commerce student हम लोग उस डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं एंड मे बी हम खुद ही कंपनी खोलते हैं, तो हमें ये चीज़ काम आती है. लेट्स से यू आर फ्रॉम PCM और PCB बट स्टडिंग दिस चैप्टर बिकॉज ऑफ सम एनी कॉमर्स लेवल टाइप ऑफ एग्जाम्स. सो स्टाफिंग का बेसिक मतलब मैं तुमको बताता हूँ क्या होता है, ताकि सारे लोग समझ जाए. स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को हायर करना. अब हम उन्हें कैसे हायर करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली स्टाफिंग इज. एंड हाँ, यहाँ लिख रखा है ना, बिफोर स्टार्टिंग द कंपनी अज्यूम दैट यू आर रनिंग अ कंपनी एंड वांट टू हायर पीपल. तो ये तो हमने अज्यूम कर लिया. तो अब हम हायर करेंगे कैसे लोगों को? तो स्टाफिंग का मतलब हो, पीछे से आवाज आ रही है, 1 मिनट चले जाने देते हैं. So meaning of staffing, by the way I have divided this video into 2 parts so that मैं आपको better explain कर पाऊँ. ठीक है, ठीक है, इससे डिटेल में हो जाएगा एंड इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा, लेंथ कम हो जाएगी, तो आप एक बार में थोड़े थोड़े टॉपिक्स पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा. इसलिए मैंने 2 ही डिवाइड किया है, बहुत ज़्यादा ना हो जाए एंड बहुत कम ना हो जाए. तो स्टाफिंग का मीनिंग समझते हैं. स्टाफिंग मीन्स अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन. इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लो. ठीक है, स्टाफिंग का मतलब होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप लोगों को हायर करना चाहते हो, यानी कि लोगों को नौकरी देना चाहते हो, क्योंकि आप एक कंपनी चला रहे हो और उस कंपनी में आपको लोगों की जरूरत है. तो उस कंपनी में आपको कैसे लोगों की जरूरत है, यानी कि जो आपने पोस्ट है, यानी किस तरह के लोगों की जरूरत है. ठीक है,
आप उस पोस्ट के इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग एक कॉम्पिटेंट पर्सन को हायर करते हो। लेट्स से आपकी एक टेक कंपनी है एंड यू वांट टू हायर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू मेक ऐप और वेबसाइट। तो आप वेबसाइट बनाना चाहते हो या ऐप बनाना चाहते हो, उस हिसाब से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करोगे, किसी को भी नहीं हायर कर लोगे। एक कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं, वो पर्सन जो उस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स रखता है, उसको आप हायर करोगे। ठीक है, बहुत सिंपल था ना, यही होता है। इसको नोट कर लो, यही बेस्ट डेफिनेशन है। ठीक है, एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाएगा, बोर्ड्स में तो ये डेफिनेशन नहीं आएगी ना लिखने को। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ये इंपॉर्टेंस है क्या, मतलब स्टाफिंग चाहिए क्यों, स्टाफिंग करनी क्यों है। ऑब्वियस सी बात है, हमें कंपनी चलानी तो स्टाफिंग तो करनी पड़ेगी ना, यही हम पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज विच हेल्प्स इन देयर परफॉर्मेंस। अगेन वेरी सिंपल, हाँ सही बात है। अगर एग्जिस्टिंग लोग हैं और हम और भी अच्छे लोगों को कंपनी में हायर कर रहे हैं, तो इससे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होंगी उनकी हेल्प होगी एंड इससे ओवरऑल उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोगों को एक बार में हायर कर लेना है, मतलब हायर ही करते जाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोगों को हायर करोगे तो फिर तो यार वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, तो काम लोग ज़्यादा हो जाएंगे, काम कम हो जाएगा। ठीक है, बट ये एक चीज़ होती है। ठीक है, इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन हैज राइट नंबर ऑफ पीपल विद राइट स्किल्स। अगर आप टाइम टाइम पे हायरिंग करते रहोगे और देखते रहोगे क्या किन लोगों को रखना है, किन को निकालना है, तो इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोग बने रहेंगे। ठीक है, लगातार एक फ्लो रहेगा कि हाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोग हैं, रिक्वायर्ड स्किल्स जो चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैसे लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा रहते हैं। कुछ ज़्यादा ही मैंने ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया। एड्स इन एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, एम्स होगा यहाँ पे। ठीक है, इस वर्ड को हटा देते हैं यहाँ से। एम्स इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन। यार इससे एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है और मोटिवेशन बढ़ता है। बहुत सिंपल था। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग से बहुत क्वेश्चंस नहीं आते, एक्चुअली क्वेश्चंस ही नहीं आते, सिर्फ स्कूल में आते हैं। सो नॉट मच क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो इसको बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड विच इज स्टाफिंग प्रोसेस, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यू नो, हर एक चैप्टर का एक एपी सेंटर होता है, राइट। एपी सेंटर मतलब वहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। एंड एक्चुअली वो टॉपिक जो होता है ना एपी सेंटर वाला, उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो ये इस चैप्टर का एपी सेंटर है, विच इज स्टाफिंग प्रोसेस। नाउ स्टाफिंग प्रोसेस एक्जैक्टली होता क्या है। देखो, हर एक काम करने का एक प्रोसेस होता है, राइट। तुम्हें खाना खाना है तो क्या होगा, सबसे पहले तुम हाथ धुलोगे, उसके बाद प्लेट उठाओगे, प्लेट में खाना रखोगे, फिर टेबल पे लेकर आओगे, फिर उसको खाओगे। तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है। तो हर एक चीज़ करने की एक प्रोसेस होती है, वैसे स्टाफिंग को भी करने की एक प्रोसेस होती है। ऐसे तुम्हें अपनी कंपनी के किसी को हायर करने तो रोड पे नहीं चले जाओगे कि आओ भाई मेरी कंपनी में काम कर लो। अरे तुम रोड पे चल रहे हो, एक काम करो, इधर आओ मेरी कंपनी में काम करोगे, ऐसे नहीं होता। यू एक्चुअली नीड पीपल जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हो। ये जो रिक्वायर्ड स्किल्स होती है, तुम तो बोलोगे तो बहुत लोग आ जाएंगे तुम्हारी कंपनी में काम करने के लिए, हमें नौकरी दो, हमें नौकरी दो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सही लोग तुम्हारी कंपनी में आए, इसके लिए एक पूरा स्टाफिंग प्रोसेस है। ठीक है, एक पूरा सेट ऑफ प्रोसेस है, पूरा स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है जिसको तुम्हें फॉलो करना होता है, एंड वही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो स्टाफिंग प्रोसेस में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता क्या है, ये हम पढ़ते हैं। तो स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला प्रोसेस होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो तुम एक कंपनी रन कर रहे हो, अगर तुम्हें बहुत लोगों की जरूरत है तो सबसे पहले तुम ये पता करो कि तुम्हें कितने और कैसे लोगों की जरूरत है, यही हम इस पर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इज टू डिटरमाइन और एस्टिमेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ये पता करना कितने एम्प्लॉयज हमें जरूरी हैं, इस चीज को तुम अपनी कॉपी में लिख लेना, बिकॉज दिस डेफिनेशन एक्चुअली बहुत अच्छी है डेफिनेशन। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ना ये बहुत अच्छे हैं, बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम किए गए हैं तुम्हारी सीबीएसई की बुक के हिसाब से। एंड टू एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट इट वुड बी बेनिफिशियल टू कंडक्ट टू टाइप ऑफ एनालिसिस। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि कितने हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए और कैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए, बेसिकली कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए, मतलब हमें लोगों को हायर करना है तो हमें कितने लोगों को हायर करना है, कितने लोगों को नौकरी पे रखना है हमारा अपना काम करवाने के लिए। सबसे पहले हमें ये पता करना है, और ये पता करने के लिए हमें दो तरह की एनालिसिस करें तो बेटर रहेगा। कौन से एनालिसिस, सबसे पहले हम करेंगे वर्क लोड एनालिसिस, फिर हम करेंगे वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस होता क्या है, इट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज नेसेसरी टू कंप्लीट अ जॉब इन हैंड सक्सेसफुली। यानी कि जब आप वर्क दो, आपको चाहिए लोग, ठीक है, तो आपको पता करना होगा आपको कितने लोग चाहिए। तो जब आप ये पता करते हो कि आपको कितने लोग चाहिए होते हैं, तो इसे हम कहते हैं वर्क लोड एनालिसिस करना, कि कितना लोग आपको चाहिए एक पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए, इसे हम कहते हैं वर्क लोड एनालिसिस। एंड वर्क फोर्स एनालिसिस होता है कि इट इन्वॉल्व्स टू नो नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल फॉर कंप्लीटिंग द जॉब सक्सेसफुली, यानी कितने लोग अवेलेबल हैं उस जॉब को करने के लिए। बहुत सिंपल था यार, वर्क लोड एनालिसिस,
वर्क फोर्स एनालिसिस। आप इन दोनों को नहीं भी एक्सप्लेन करोगे ना, अगर आपको क्वेश्चन आ भी आता है ना, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट अगेन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए हेडिंग कि स्टाफिंग प्रोसेस का सबसे पहला होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप सबसे पहले पता करो आपको कितने लोग चाहिए। अरे सिंपल सी बात है, आपकी कंपनी चल रही है तो आपको सबसे पहले यही तो पता करना होगा भाई आपकी कंपनी में कितने लोग चाहिए, तभी तो आप आगे चल के हायर करोगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट याद रख लेना और इसके अंदर लिख देना द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इज टू डिटरमाइन एस्टिमेट द नंबर ऑफ people or number of employees required, and under this method we can we can conduct two type of analysis, workload analysis and workforce analysis। लोड आ रहा है, लोड मतलब कि कितना काम है, तो उसमें तुम लिख दो भाई कि इसमें हमें पता करना होता है कि कितने लोग हमें चाहिए, और वर्क फोर्स मतलब कितनी फोर्स एक्चुअल में, यानी कितने लोग एक्चुअल में अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है मतलब इसी का, ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस का फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ लिया, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकंड प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट, कि अब लोगों को रिक्रूट करना है। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस, पढ़ने क्या होता है तब समझ में आएगा क्या होता है। Recruitment is a process of searching for prospective employees and stimulating them or motivating them to apply for a paid job in organization। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हमने पता कर लिया हमने कितने लोग चाहिए, अब हम उन लोगों को ढूंढेंगे और उन लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो हमारी कंपनी में आके जॉब करें, हमारी कंपनी में अप्लाई करें। और इसकी भी अपनी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, ठीक है, हर एक चीज़ की अपनी प्रोसेस होती है, वैसे रिक्रूटमेंट की भी प्रोसेस होती है। तो इसकी जैसे इसकी भी ये प्रोसेस ही था ना, आप वर्क लोड एनालिसिस कर रहे हो, आप वर्क फोर्स, ये भी इसका प्रोसेस ही था, किसका, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट का। वैसे अब आपको पता चल गया आपको कितने लोग चाहिए, तो अब आप रिक्रूट करोगे। रिक्रूट का मतलब आप लोगों को मोटिवेट करोगे आप ही कंपनी में आके काम करें। इसके लिए आप प्रोसेस होता है, सबसे पहले क्या होता है, requisition of employees। The process begins with the requisition of employees। At this step department manager of each department determine the number of employees required to brought into notice of human resource manager। इसको लाइन को आप अपनी कॉपी में लिख लो, फिर जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इससे मैच करके देखना, एग्जैक्टली यही है। इसका मतलब क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर, लेट्स से तुम्हारी एक टेक कंपनी है, लेट्स से तुम्हारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, जो कुछ सॉफ्टवेयर बनाती है, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, हो सकता है टेक डिपार्टमेंट हो, एक हो सकता है नहीं होता ही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, टेक डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर आके बोलेंगे सुनो सुनो ऐसा है, मुझको 2 बंदे चाहिए। टेक डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है मुझे 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, जो तुम्हारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो कह रहा है मुझे 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, वो आगे किसको बताएंगे, एक तुम्हारी कंपनी का एचआर होता है, ठीक है। एचआर का मतलब क्या होता है पता है, तुम मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, एचआर का मतलब क्या होता है। तो एचआर जो होता है, जो तुम्हारी कंपनी का रिक्रूटमेंट करता है फॉर एम्प्लॉयज, उनको बताएंगे कि हमें इतने लोग चाहिए। तो सबसे पहले वो लोग ये करते हैं, ठीक है, तो आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके बाद क्या होता है, उसका सोर्स ढूंढते हैं कि हमें कहाँ से रिक्रूट करना है लोगों को, इंटरनली और एक्सटर्नली। अब ये हम अभी आगे डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है। तो बेसिकली हमने आइडेंटिफाई कर लिया मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसके बाद हम लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। अब उसे हम रिक्रूट कहाँ से करेंगे, इंटरनली और एक्सटर्नली, ये हमें पता करना है। अब नाम से समझ के आ रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली क्या होता है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसके बाद इन्विटेशन टू इंटरेस्टिंग पीपल, लेट्स से हमें लोग मिल जाते हैं तो हम उनको इन्वाइट करेंगे, आओ भैया जॉब दो अपना, सॉरी इंटरव्यू दो। एट दिस स्टेज आफ्टर डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरेस्टेड पीपल आर इन्वाइटेड टू अप्लाई फॉर डिफरेंट जॉब्स। ठीक है, लोगों को बुलाया जाता है कंपनी में कि आके आप इंटरव्यू दीजिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद फिर वही है अपना डिजर्विंग कैंडिडेट की लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, आप ये आ गया द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या होते हैं। अभी मैंने बताया इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज एक्जैक्टली होते क्या, इनके बारे में समझते हैं। मैं वैसे तुम्हें छोटा सा बता देता हूँ। इंटरनल का मतलब जो कंपनी के अंदर है, एक्सटर्नल का मतलब जो कंपनी के बाहर है। ऐसा होता है ना स्कूल में, लेट्स से क्लास 11 में कोई मैथ्स का टीचर था जो मैथ्स पढ़ा रहा था, बट वो छोड़ के चला गया। तो क्या होता है, क्लास 8th के टीचर को बोल दिया था जो मैथ्स पढ़ा रहा होता है कि भैया तुम आगे 11th में पढ़ा दो, तुमने मैथ्स तो पढ़ी ही है, ठीक है, डिग्री तो तुम्हारे पास है ही, तो ऐसा तो है नहीं कि तुमने 11th 12th पढ़ा ही नहीं होगा, तो एक काम करो तो आगे 12th में पढ़ा दो। इसलिए हम बोलते हैं इंटरनल। लेकिन लेट्स से क्लास 11th का जो मैथ्स का टीचर चला गया, उसके जगह एक पोस्टर निकाला जहाँ पे लिखा जाए कि हम मैथ्स के टीचर को ढूंढ रहे हैं, वी आर हायरिंग फॉर मैथ्स टीचर। तो बाहर से कोई टीचर, स्कूल के बाहर से कोई टीचर आए, वो अप्लाई करे और उसको रख लिया जाए क्लास 11th का मैथ्स टीचर, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल। तो एक होता है इंटरनल, इंटरनल में क्या कर दिया, एक 8th का टीचर था उसी को प्रमोट कर दिया गया और लाया गया 11th क्लास में, मैथ्स का टीचर बना दिया गया। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल था। अब इसी को पढ़ लेते हैं डेफिनेशन में। यही था ना, हमने रिक्रूटमेंट पढ़ा था। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि लोगों को ढूंढना और उनको मोटिवेट करना कि वो हमारी कंपनी में अप्लाई करें, और इसी के 2 सोर्सेस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके नोट्स बनाओगे तो ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि दिस चैप्टर इज actually chapter which you have to memorize, else you'll not able to understand actually basic question you'll not able to answer if you don't memorize this chapter। तो इंटरनल और एक्सटर्नल को भी मेमोराइज करना पड़ेगा, एंड बहुत इजी है, एक्चुअली इजी बहुत है, बस मेमोराइज वाली बात है।
तो इंटरनल सोर्सेज क्या होता है? इंटरनल सोर्सेज आर दो सोर्सेज व्हिच आर प्रेजेंट अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आर यूज्ड टू फिल वैकेंट सीट्स। मैंने बोला इंटरनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अवेलेबल है। मैंने एग्जांपल देता ना अभी 11th और 8th वाला, कि अगर 11th का मैथ्स का टीचर स्कूल छोड़ के चला गया तो 8th का जो टीचर है वो स्कूल के अंदर ही है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, उसी को बोल देंगे आके तुम 11th में पढ़ा दो, हो गया। तो वो इंटरनली ही अवेलेबल है। तो इसमें भी तीन चीजें होती हैं, एक होता है ट्रांसफर, एक होता है प्रमोशन और एक होता है ले ऑफ। ट्रांसफर का मतलब होता है कि हमने इट मीन शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट विदाउट चेंजिंग इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयज। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर हम कर देते हैं। ट्रांसफर का मतलब होता है कि लेट्स से कोई क्लास टीचर 8th ए को पढ़ा रहा है और 8th बी को पढ़ा रहा है, तो हम इसको बोलते भाई तुम 8th ए और बी को मत पढ़ाओ, 8th सी को जाकर पढ़ाओ। तो ये तो ट्रांसफर हो गया। इसमें टीचर भी वही है, उसकी सैलरी भी उतनी रहेगी, काम भी उसका वही रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वही रहेंगी, कुछ भी डिफरेंट रहेगा, ठीक है। बट इसका मतलब हमने कि टीचर को शिफ्ट किया, ये भी एक काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट में ही आता है, ठीक है। इसके बाद होता है प्रमोशन, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था ना कि एक टीचर चला गया तो उसकी जगह दूसरा छोटी क्लास का टीचर आके बड़ी क्लास में आ गया, तो उसका हमने प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन कर दिया यानी कि अब उसकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि क्लास 11th को पढ़ा रहा है तो उसकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, राइट, ठीक है। इससे समझो ऐसी कंपनीज में क्या होता है, लेट्स से तुम्हारे इफ यू हैव अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी, सॉरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट SaaS कंपनी, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी, यू प्रोवाइड SaaS सर्विस। या लेट्स से चलो कोई ऐसा एग्जांपल लेते हो जो तुम्हें समझ में आ जाए, यू हैव अ बिस्किट कंपनी, पार्ले जी नाम की तुम्हारी कंपनी है। तो अगर तुम किसी छोटे वाले एम्प्लॉय को बोलते हो कि बड़े वाले एम्प्लॉय काम कर दो यानी उसका प्रमोशन कर देते हो, दैट इज सिंपली प्रमोशन। ले ऑफ का मतलब होता है कंपनी से निकाल देना, ठीक है। आज का एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ, गूगल फायर पाइथन डेवलपर्स, अपने पाइथन, अभी मैंने लेटेस्ट न्यूज पढ़ी थी, गूगल ने अपने पाइथन डेवलपर्स को फायर कर दिया, सिंपली इसको ले ऑफ बोलते हैं, वेरी सिंपल। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में हम इंटरनल सोर्स का फायदा क्या होता है? इंटरनल सोर्स का फायदा ये होता है, मतलब हम इंटरनली क्यों हायर करें, हम हायर तो बाहर से भी कर सकते हैं। एंड बेटर यही होता है कि आपका 11th का मैथ्स टीचर चला गया तो आप उसको 8th के मैथ्स टीचर को टीचर मत बनाओ, उससे बेटर ये कि आप किसी बाहर के अच्छे टीचर को लेकर आओ, ये होता है। तो इसके अपने बेनिफिट्स भी हैं, इसके अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स के बेनिफिट क्या होता है। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज इन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। इससे होता क्या है कि जो एम्प्लॉयज जो होंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो मोटिवेट हो जाएंगे कि अगर मैं ज्यादा मेहनत से काम करूंगा ना तो हो सकता है मेरा प्रमोशन हो जाए, ये इसका बेनिफिट है। या जो क्लास 8th का टीचर सोच रहा यार अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा ना तो कल को जब 11th में एक टीचर की रिक्वायरमेंट होगी तो ये मुझे ही हायर कर लेंगे। इजी एंड चीप रिसोर्स, ये बहुत इजी एंड चीप प्रोसेस है। इजी एंड चीप कैसे है भाई, कहीं बाहर जाकर ढूंढना ही नहीं पड़ा, अंदर ही मिल गया, तो इजी एंड चीप भी है। नो नीड टू इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉय इन कंपनी, इंट्रोडक्शन नहीं कराना पड़ता है, पुराना एम्प्लॉय है, सब कुछ पता ही कंपनी में क्या क्या कैसे होता है, ठीक है। डीमेरिट्स क्या होते हैं, इट स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड, इसका डीमेरिट ये होता है कि ये नए टैलेंट को कंपनी में आने से रोक देता है। सही बात है, वही पुराने टैलेंट कंपनी में भरा पड़ा है तो नए लोग आ नहीं पा रहे हैं। सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग एम्प्लॉयज, हर एक एम्प्लॉय दूसरे कॉम्पिटिशन करने लगेगा, भाई मैं इससे बेटर, मैं इससे बेटर, मैं इससे बेटर, मैं इससे बेटर, सब में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, ठीक है। नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, अगर तुम्हारी नई कंपनी है तो उसमें तो ये अवेलेबल ही नहीं होगा क्योंकि पुराने कोई एम्प्लॉय थे ही नहीं, तो अब जो नई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये अवेलेबल ही नहीं है। तो ये बहुत सिंपल था। नाउ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में लेट्स अंडरस्टैंड एक्सटर्नल सोर्सेज। Now, external sources are those sources which are present available outside of organization and are used to fill vacant seats. सिंपल सी बात है। और एक्सटर्नल सोर्स है मतलब कि कंपनी के बाहर है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, हमें टीचर बाहर से हायर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में जो मैंने दिया था, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं एंड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एपिसेंटर ऑफ नॉट दिस चैप्टर बट दिस टॉपिक, इस टॉपिक का एपिसेंटर है ये पॉइंट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहला होता है इसके अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, जो तुम ऐसे लेबर वाला काम देखते हो, ऐसा होता नहीं कहीं कहीं से तुमने पोस्टर लगा देखे होगे भाई वर्कर चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, उसके लिए अंडर दिस मेथड नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड फॉर द ऑफ द कंपनी स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल। द मेथड इज सुटेबल फॉर हायरिंग अनस्किल्ड, हाँ वही, और सेमी स्किल्ड वर्कर। तो वर्कर अपॉइंटेड अंडर दिस मेथड आर बैडली वर्कर या बदली वर्कर, जो भी इसको बोलते हैं। ऐसा होता है ना, कई बार नई दुकानें खुल रही होती है, नया मॉल खुल रहा होता है, तो उसके बाहर एक पोस्टर लगा दिया जाता है कि हमें लोगों की जरूरत है, कर्मचारियों की जरूरत है। तो ये वही चीज है, नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है एंड ये होता है सिंपल सिंपल। इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिख दो, नोट्स बना लो, हो जाएगा काम। और ये क्या है, ये एक्सटर्नल सोर्स का एक सोर्स है। मतलब एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल सोर्स में कितने होते हैं, 3 होते हैं। आपका या तो प्रमोशन कर दिया जाएगा, या तो वो कंपनी से निकाल जाएगा, ले ऑफ कर दिया जाएगा, या फिर आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक्सटर्नल सोर्सेस में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, मतलब हम अगर बाहर से लोगों को हायर कर रहे हैं तो बस क्या क्या ऑप्शन है। मेरी अगर कंपनी में कंपनी चला रहा हूँ, मुझे बाहर से लोगों को हायर करना है तो मैं अपनी कंपनी के बाहर एक पोस्टर लगा दूंगा। उससे क्या होगा, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, नॉट कम पढ़े लिखे बट अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोग हैं, वो आ जाएंगे। उसके बाद कैजुअल कॉलर्स इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट पीपल कंटिन्यूअसली सेंड देयर एप्लीकेशन रेज्यूमे। इस पूरा लिखना ना, मैं तुम्हें बताता हूं ये होता क्या है। कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या होता है, हर देखो आजकल लोगों पर जॉब की कमी है तो लोग क्या करते हैं, कंपनीज में अपना रेज्यूमे अपना एप्लीकेशन भेजते रहते हैं। इससे क्या होता है, कंपनी को पूरा बंडल बन जाता है एप्लीकेशन का। तो जब कंपनी को जरूरत, और कंपनी लोगों को हायर थोड़ी कर लेती है तुरंत ही, जब कंपनी को कभी जरूरत पड़ती है तो उन्हीं में से किसी का एक का एप्लीकेशन निकालती है, तो हाँ यार ये वाला बंदा सही लग रहा है, तो उसको हायर कर लेती है, उसको कॉल कर लेती है, सुनो तुमने एप्लीकेशन भेजी थी ना बहुत पहले, आ जाओ काम कर लो।
उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेटअप करवाती है। एक बेसिकली जॉब फेयर लगता है, ठीक है। आप अपने बड़े सिबलिंग से पूछोगे बस पता होगा कि भैया जॉब का फेयर लगता है। उसमें होता ये है कि गवर्नमेंट अपने लोग कंपनीज को बुलाती है, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनको कहती है भाई देखो आप हायर कर लो। बेसिकली पॉलिटेक्निक और इन सभी स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए लगती हैं। बहुत सिंपल था। नाउ इसके भी कुछ डिमेरिट्स होते हैं। तो एक्सटर्नल्स नहीं, पहले ये पढ़ लेते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट। हाँ, आजकल बहुत सारी मैनेजमेंट कंसल्टेंट है मार्केट में जिनके पास ऑलरेडी ऐसे लोग जो कैपेबल है, उनका कांटेक्ट होता है, बेसिकली उनसे वो टच में होती हैं। एंड जब कंपनीज को जरूरत पड़ती है तो जो कंपनीज होती हैं वो डायरेक्टली लोगों के पास ना जाके इन कंपनीज के पास जाती हैं एंड ये कंपनी उनको लोगों की लिस्ट दे देती है या फिर लोगों को हायर करके देती है बीच में अपना कुछ कमीशन काट के। उसके बाद ये भी एक सोर्स होता है एड्स ऑन टीवी। आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, अब तो नहीं होता है, बहुत पहले होता था, आई डोंट नो। बट हाँ, वेब एड्स ऑन वेब, आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइटें आ गई हैं, naukri.com और पता नहीं कौन सी शाइन पाइन, पता नहीं कौन सी, आधी ज़्यादा फर्जी हैं, ठीक है, आधी ज़्यादा फर्जी हैं, बट ये भी होता है। लेट्स सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में हम मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस पढ़ते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा है कि हमारी इंटरनल सोर्स में जो फायदे नहीं थे वो इसमें फायदे हैं, जो इंटरनल सोर्स के नुकसान थे वो इसके फायदे हैं। तो सबसे पहला होता है इट्स गिव्स अपॉर्चुनिटी टू रिक्रूट क्वालिफाइड पीपल। इसमें क्वालिफाइड लोग आते हैं, नहीं उसमें भी क्वालिफाइड लोग आते हैं बट इसमें ज्यादा क्वालिफाइड लोग आते हैं क्योंकि इसमें आपको स्किल पहले से आनी चाहिए, आपको सिखाई नहीं जाएगी कंपनी के द्वारा। इट हेल्प्स टू ब्रिंग न्यू टैलेंट, इससे न्यू टैलेंट आ जाता है कंपनी में। इट अवॉइड चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म। इंटरनल में क्या होता है, कोई किसी का फेवरेट बंदा है तो उसको ऊपर पहुंचाया जा सकता है प्रमोशन से, ठीक है, इधर उधर यू नो। बट अगर आप एक्सटर्नली लोगों को हायर कर रहे हो तो उसमें तो आपको एकदम फ्रेश टैलेंट मिलेगा एंड वहां पे फेवरेटिज्म का चांस बहुत कम है। डीमेरिट्स क्या होते हैं, इट इज अ टाइम कंज्यूम, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसकी बहुत ज़्यादा, ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, ठीक है। सिंपल हमने पढ़ लिया, ये खत्म। हाँ, चैप्टर खत्म नहीं, चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, चैप्टर का एक और टॉपिक बचता है, एक और बहुत छोटा टॉपिक बचता है, बहुत छोटा। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा ताकि ये वाली वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, ठीक है। स्टाफिंग एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को कंपनी में हायर करना, और लोगों को कंपनी में हायर करने से मेरा मतलब होता है स्टाफिंग में अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज का नोट्स बना लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो हमने पढ़ ही लिया। इंपॉर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि इससे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में राइट नंबर ऑफ पीपल होते हैं, एम्प्लॉइज में डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन कैसे आता है, बेसिकली सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है। डेवलपमेंट कैसे होता है, और लोग आते हैं अपनी स्किल्स को लेकर आते हैं, उससे डेवलपमेंट होता है। स्टाफिंग प्रोसेस हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हम लोगों की पता करते हैं कितने लोग हमें चाहिए, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके अंदर हम वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सही लोगों को ढूंढना, उनको मोटिवेट करना कि वो कंपनी में अप्लाई करें। उसके अंदर भी सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, रिक्रूट करते हैं, सोर्स ढूंढते हैं, और वो कौन कौन सोर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, बता तो दिया ये, बट थोड़ा रिवाइज भी डिटेल में करा देता हूँ। इसमें हम दो सोर्सेज, इंटरनल या एक्सटर्नली, हम लोगों को रिक्रूट करते हैं। इंटरनल में हमारे पास बेसिकली ट्रांसफर हम कर सकते हैं, या तो प्रमोशन कर सकते हैं, या फिर हम ले ऑफ कर सकते हैं, निकाल ही दें लोगों को अगर हमें सही नहीं लग रहा है कि उनका काम, या लगता है कि यार वो काम सही से नहीं कर रहे हैं, लैक ऑफ वर्क है। और इसके मेरिट्स क्या होते हैं कि इंटरनली फायदा ये होता है कि भाई इंटरनल है, कम कॉस्ट आएगी, कम पैसा लगेगा, कम टाइम लगेगा, और इससे मोटिवेशन मिलेगा कि लोगों को कि ताकि हम और अच्छा काम करें, ताकि हमें जो कंपनी प्रमोट कर दे या ट्रांसफर कर दे, हमारा नहीं, ट्रांसफर नहीं, काइंड ऑफ प्रमोशन कर दे, ठीक है। इसके डिमेरिट्स क्या होते हैं, यंग ब्लड नहीं आ पाता है, और कंपनी में फेवरेटिज्म क्रिएट हो जाता है, कंपनी में क्या बोलते हैं लोग एमंग कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम आती है। उसके बाद एक्सटर्नल सोर्स हमने पढ़ा जो कंपनी के बाहर अवेलेबल है। इसके अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कैजुअल कॉलर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेटअप किए जाते हैं बाई गवर्नमेंट, मैंने बताया ना अभी। एंड इसके भी क्या बोलते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं, एड्स ऑन वेब एंड टीवी है। ये सिंपल था। इसके बाद इसके भी हमने मेरिट्स पढ़े, ठीक है, कि भैया इससे क्या होता है, इससे नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, फेवरेटिज्म का चांस खत्म हो जाता है। बट इसका नुकसान क्या है, टाइम बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है। एंड दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टॉपिक्स की बात करेंगे। बाय।